ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर। सो आज हम लोग कौन सा लेक्चर पे आते हैं? लेक्चर नंबर 7। तो लास्ट टाइम क्या क्या हमने डिस्कस किया था, किसी को कुछ आइडिया है? लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 उससे पहले हमने दो चीज़ें देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। क्या क्या? फर्स्ट तो हमारे पास क्या था? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, और सेकेंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दो चीज़ें था। तो उसी से रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चन रखा है, तुम लोग ट्राई करना, खुद से देखो कर पा रहे हो कि नहीं। हो जाएगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है, चीज़ें वही चीज़ें गिवन है, क्या निकालना है जस्ट वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक और ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, जस्ट तुम्हें वैल्यू निकालना है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, निकालो। एक और है, इसको भी खुद से करना, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जो भी करना है, बट इन दोनों को सॉल्व करके रखो, ठीक है? तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड आ रहा है, तुम लोग तो बहुत अभी डिप्रेस हो गए, है ना? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है कि मतलब डिप्रेस कर देना, मतलब किसी को फ्रीज कर देना, पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है, फ्रीज कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे किस तरह से इसको देखोगे कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेसिकली कोई भी अगर सपोज वाटर है, उसको तुम सॉलिड बनाओगे तो क्या करोगे? टेम्परेचर बहुत कम करना होता है, वो सॉलिड बन जाएगा। तो फर्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी सॉलिड का जो भी तुम्हारे पास वेपर है ना, वेपर प्रेशर, उसके इक्वल मिला दो कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड। जिस टेम्परेचर पे तुमने सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल कर दिया ना, उस पॉइंट पे समझ लो कि वो जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, और उस पॉइंट पे तुम्हारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वही देख लेते हैं कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का अगर तुम सिंपल सा एक डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का दोनों का अगर वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा ना, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? तो अब देखो कि सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर है, उसमें अगर तुम सॉल्यूट डालोगे ना, तो डेफिनेटली उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखना, एट द फ्रीजिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज इक्वल। यस, जिस पॉइंट पे लिक्विड फ्रीज होगा ना, उस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉलिड का और लिक्विड का दोनों का इक्वल होगा। ये तो माइंड में फिक्स कर दो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यस, हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉन वोलाटाइल के बारे में ही देखते हैं, ठीक है? तो जैसे ही तुम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे ना, किसमें? सॉल्वेंट में, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होगा। डेट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। देखो, इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा, डेट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग बेसिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हम लोग यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? TF नोट, ओके? एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग TF से कंसीडर करेंगे। TF से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके? तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। एक ग्राफ के थ्रू फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक देख लेते हैं, क्या एक वेपर प्रेशर है, इधर वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और इधर तुम्हारे पास टेम्परेचर है। इस कोऑर्डिनेट पे टेम्परेचर को रखा है, ओके? तो दोनों चीजें यहाँ पे। अब देखो कि एक सॉलिड है, इसका ये ग्राफ है, सॉलिड का ये ग्राफ। तो मतलब सॉलिड, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि इस रीजन में जो भी सॉल्वेंट आएगा ना, वो फ्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, या बोल सकते हो फ्रोजन सब्सटेंस, ठीक है? अब कोई भी एक हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट किस टाइप का? चलो इसका सॉल्वेंट ये है। अब जैसे ही तुम नीचे आओगे, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। सो इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है। तो डेट मीन्स ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। बट ये सॉल्वेंट है ना, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट को क्या लिखोगे? TF नॉट, सॉल्वेंट के लिए। अब देखना कि हमने सॉल्वेंट में क्या किया,
सॉल्यूट को ऐड कर दो। जैसे सॉल्यूट ऐड करोगे ना, इसका और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सपोज इसका मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का ग्राफ आया, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन, ये धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है, होते जा रहा है, और एक टाइम पे सॉलिड एंड सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो डेट मीन्स कि इस पॉइंट पे जो भी तुम्हारे पास टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये हो गया। अब इन दोनों डिफरेंस को क्या बोलोगे, डेल्टा टी एफ। इन दोनों डिफरेंस को क्या बोलोगे, डेल्टा टी एफ, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू तो समझ लिए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट था, ठीक है, इसमें क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को तुमने ऐड किया, क्या हो गया, सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा क्या, यस बिल्कुल फॉर्मेशन होगा। जैसे सॉल्यूशन फॉर्मेशन हुआ, अब तुम बता सकते हो कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्वेंट का, इसको हमने क्या कंसीडर किया था, टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, टी एफ। इन दोनों में किसका ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अगर तुम जैसे देखो कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें जैसे सॉल्यूट ऐड किया था तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया था। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ। तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, फाइनली कम हो गया। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ। ओके, तो ये तो हो गया एक अकॉर्डिंग टू ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने इसको इस तरह से लिख दिया। बट अगर कोई भी अमाउंट गिवन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी है गिवन है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, सभी चीजें गिवन है। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ कि होता क्या है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ओके, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। व्हाट इज द एम, एम इज द मोलालिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पे के एफ क्या हो जाएगा, के एफ इज द मोलाल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो के एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम बोल सकते हो के एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोलाल कांस्टेंट। केएफ को क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और मोलाल कांस्टेंट। और इसका एक और नेम है, और वी कैन से केएफ इज इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको और हम लोग बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो केएफ हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग मोलालिटी, एम तो हमें पता है, एम इज इक्वल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और ये होता क्या है, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको W1 कंसीडर करते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, मोल क्या होता है, गिवन वेट W2 बाय मोलर वेट M2 डिवाइडेड बाय, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में लेते हो तो डिवाइड 1000 से करना होगा, और ये 1000 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अब इसको इसमें तुम पुट कर दो इस वाले में, तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 into 1000 डिवाइडेड बाय M2 into W1, वेयर W2 इज द, अच्छा यहाँ पे फाइनली हमें इन जनरल एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आइदर वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट।
इन दोनों में कोई एक चीजें पूछेगा। तो चलो अगर हम W2 इज इक्वल टू अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, ये सभी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखोगे, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय KF इंटू 1000, KF इंटू 1000, यही होगा ना। इसको अगर तुम W2 चाहिए तो यही होगा, यस। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने चीजों को निकाला, वेयर M2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही होगा ना, और W2 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, फाइन। और W1 क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ W1 क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा तुम्हारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और KF तो तुम्हारे पास गिवन ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और ये तो यूज हम लोग करेंगे किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे KF बेसिकली होता क्या है, इसको एक और हम लोग KF को भी डिफाइन कर देते हैं। सो KF इट इज द कांस्टेंट, इट इज द कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं KF इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, R इंटू TF नॉट होल स्क्वायर, मीन्स व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H, ओके। यहाँ पे डेल्टा H क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ फ्यूजन टाइप का तुम बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड टू सॉलिड में जा रहा है, तो ये KF का एक रिलेशन हो जाएगा। और KF ओनली किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ KF, ऑलवेज रिमेंबर केल्विन, इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन, kg पर मोल। कभी कभी इसको डिग्री में भी लिख सकते हो, तो इसको अगर डिग्री में गिवन है तो डिग्री सेल्सियस पर केजी, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ये भी होगा, ओके। अब देखो ये मोल पर केजी मोलाल का यूनिट होता है, तो इसको रिवर्स करोगे तो ये चीज आएगा, तो इसको हम लोग कब इसको और एक टर्म बोल सकते हैं केल्विन पर मोलल, और इस पे इनवर्स लगाओगे तो चीजें यही होगा, बिकॉज मोलाल का यूनिट क्या होता है, मोलाल का यूनिट होता है तुम्हारे पास मोल पर केजी, ओके। इसको रिवर्स करोगे तो ये चीज आएगा, तो ये बेसिकली ये कुछ यूनिट है, इन जनरल तुम्हें इस फॉर्म में गिवन होगा और या इस फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। तो यही है ओवरऑल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे मेन जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इसी से तुम उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि इसको तुम कैसे करोगे। तो एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज कॉल्ड विटामिन सी, और इसका फार्मूला गिवन है C6H8O6 to be dissolved in 70 gram of the acetic acid to lower its melting point by 1.5 Kelvin, और KF भी गिवन है। यहाँ पे गिवन क्या क्या चीजें है वो पहले देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड पूछ रहा है, मतलब W2 पूछा है कि व्हाट इज द W2, ओके। अब यहाँ पे M1 M2 क्या हो जाएगा, डेट मीन्स मास ऑफ मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो कार्बन हो जाएगा तुम्हारे पास 72, हाइड्रोजन 8, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 96, तो ये हो गया। मीन्स M2 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 80, और ये 80 और 96 डेट इज 176, तो ये M2 आ गया, M2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट W1 भी गिवन है क्या, यस, W1 भी गिवन है, कितना है, W1 इज द 75 ग्राम, ये भी गिवन है। नेक्स्ट है लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, डेट मीन्स कि कितना से कम हुआ है, डेल्टा TF भी तुम्हारे पास गिवन है 1.5 kg, सॉरी 1.5 केल्विन, तो इतना से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे डेल्टा TF भी गिवन है और KF तो गिवन है ही। तो बेसिकली यही है, KF का वैल्यू कितना है 3.9 किलो 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ओके। ये सभी चीजें गिवन है। अब बताओ इसमें तुम कौन सा फार्मूला यूज करोगे,
इसमें बताओ कौन सा फार्मूला यूज करोगे। W2 पूछा है, अब 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू M1 इंटू M2 इंटू W1, ओके, डिवाइडेड बाय KF इंटू 1000, ओके। तो हमने फाइनली ये फार्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब इस फार्मूला पे सभी चीज़ों को पुट कर दो। क्या क्या चीज़ें गिवन है, W2 तो हमें निकालना है, डेल्टा TF ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1.5, ओके। M2 कितना है 176, जस्ट अभी हमने निकाला। और W1 कितना है, W1 यस 75 W1 आ गया। और KF कितना है, KF इज द 3.9 और ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको अगर तुम डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करके जो तुम्हारे पास फाइनल वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो इसको चलो हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या क्या है देख लो। 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 3.9 डिवाइडेड बाय 1000। तो ओवरऑल तुम्हारे पास ये वैल्यू आ रहा है 50.76। तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो इस तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, ठीक है। तो इस पे और मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन है, ए 5% ऑफ सॉल्यूशन, ए 5% सॉल्यूशन, यहाँ पे W/W% की बने। और ये किस टाइप का, ये कैन शुगर है इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 270। अब 5% सॉल्यूशन है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, एक और दूसरा सॉल्यूशन है, उसका भी हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। ये भी 5% ग्लूकोज है इन वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 273.17 केल्विन। तो बेसिकली दो अलग अलग सॉल्यूशन है। कौन कौन सा सॉल्यूशन है देख लेते हैं हम लोग। दो अलग अलग सॉल्यूशन है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कैसे करोगे। एक 5% W/W क्या है, कैन शुगर है, कैन शुगर, एक ये सॉल्यूशन है। एक और है 5%, ये भी W/W है, ठीक है। 5% ये भी W/W ग्लूकोज है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग इसको फर्स्ट तो देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है 5%। अब कंसंट्रेशन टर्म से देखना पड़ेगा, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है। तो ओवरऑल हमें फ्रीजिंग पॉइंट किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए इसका। तो देखना कैसे निकालोगे। अब 5% यहाँ पे W, इसको फर्स्ट ब्रेक डाउन करो। 5% W/W का मीनिंग क्या है कि 5 ग्राम शुगर होगा क्या, कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम आ गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, डेट इज कॉल्ड W1 फॉर शुगर। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 5, डेट इज कॉल्ड 95 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट क्यों निकाला, बिकॉज हमें मोलालिटी चाहिए, ओके। ये भी आ गया। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा W1 5 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब सिमिलरली अगर तुम इस वाले में देखोगे 5% W/W ग्लूकोज है, डेट मीन्स कि यहाँ पे 5 ग्राम W1 हो जाएगा तुम्हारे पास 5 ग्राम ग्लूकोज, W2, और W1 कितना हो जाएगा 100 में 5 सब्सट्रैक्ट करो तो यहाँ से सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड 95 ग्राम। ये हो जाएगा W1, डेट इज कॉल्ड वेट ऑफ सॉल्वेंट। दो चीजें आ चुका है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, कितना है TF 271 केल्विन है TF, ठीक है। और इसमें और दोनों में देखोगे एक कॉमन चीज है, प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, दैट इज कॉल्ड TF नॉट, कितना है 273.15 केल्विन। और इधर भी क्या हो जाएगा TF नॉट 273.15 केल्विन। अब ये चीजें है, इतना चीजें तुम्हारे पास डाटा गिवन है। अब यहाँ पे पूछा क्या TF कितना होगा, डेट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें निकालना है। तो अब करना क्या है, ये तो गिवन था डाटा। अब प्रोसेस क्या है
कि इसका डेल्टा टी एफ निकालो, इसका भी डेल्टा टी एफ निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है, तो इधर हम लोग आ जाते हैं। तो अब बताओ कि इसका डेल्टा टी एफ कितना होगा, कि शुगर के लिए डेल्टा टी एफ कितना होगा, देख लेते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फॉर द शुगर, इसको हम लोग 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम लोग 2 कंसिडर कर लेते हैं। डेल्टा टी एफ फॉर 1 कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ फॉर 1 इन टर्म्स ऑफ वेट, तो क्या लिखोगे, W2 बाय W2 बाय M2 इंटू 1000, यहाँ पे के एफ भी होगा, और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, W1, ठीक है। ये तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा। केएफ दोनों का सेम ही होगा, ओके, क्योंकि वाटर है ना, वाटर का केएफ दोनों का सेम ही होगा। अब डेल्टा टी एफ 2 के लिए क्या लिखोगे, के एफ तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट कंसीडर किया। डेल्टा टी एफ फॉर सेकेंड क्या लिखोगे, के एफ इंटू W2 बाई M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 फॉर द सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर ग्राम में W1 होगा, इधर भी ग्राम में होगा। अब इन दोनों को अगर तुम डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करने से एक रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 या 1/2, कोई एक को डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे, डेल्टा टी एफ 1 बाई डेल्टा टी एफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होने वाला है, देखता हूं। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी कैंसिल आउट होगा, ओके। अब देखना क्या है कि W2 यहाँ पे क्या है, W2 तुम्हारे पास किधर गया, ये W2 है 5 ग्राम, इधर भी तुम्हारे पास W2 5 ग्राम है, तो ये भी तुम्हारे पास कैंसिल होने वाला है क्योंकि सेम है, ओके। अब M2 दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पे M2 कैन शुगर हो जाएगा और इधर M2 ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे W1 इसका कितना है 95, और ग्लूकोज का भी W1 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 95, कि डेट मीन्स कि ये भी 1 वाले चीजें कैंसिल हो रहा है। तो ओवरऑल चीजें तुम्हारे पास क्या बचा, ये जो डिवाइड करोगे 1 बाई M2, ये आएगा तुम्हारे पास शुगर के लिए, मतलब फर्स्ट के लिए आएगा, और डिवाइडेड बाय 1 बाई M2, ये किसके लिए आएगा, सेकेंड के लिए आएगा। अब देखो यहाँ पे कैन शुगर का क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, और ग्लूकोज का क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट। आगे आते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ 2 इज इक्वल टू M2 बाई M2। अब ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए और ये हो जाएगा सेकेंड के लिए, ओके, रिसिप्रोकल था ना। तो अब देखना कि डेल्टा टी एफ 1 कितना होगा, डेल्टा टी एफ 1, तो डेल्टा टी एफ 1 होता क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा, और सेकेंड के लिए क्या लिखोगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये सेकेंड के लिए हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड के लिए। अब M2, यहाँ पे M2 मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अगर तुम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो इसका 180 होता है, बिकॉज इसका फार्मूला C6H12O6 होता है। और कैन शुगर का अगर तुम देखोगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो इसका कितना आता है, इसका तुम्हारे पास आ जाएगा 372 आएगा, इतना ही आता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, तो ग्लूकोज का तो 180 आ गया। अब कैन शुगर का, इसका अगर तुम फार्मूला होता है क्या, C12H22O11, इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 144 प्लस 22, और ये हो जाएगा 160 प्लस 16 कितना हो गया 176। सभी को ऐड करना, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 8 प्लस 10 और ये हो गया 14 और 2 2 3, तो 342, तो 342 इसका आ गया 342, ओके। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन इस पॉइंट तक आया। अब देखो टीएफ दोनों का सेम ही है, क्योंकि वाटर का डेल्टा टीएफ नोट तो दोनों का सेम ही है, तो कितना हो जाएगा इसका डेल्टा टीएफ नोट, तो इसका डेल्टा
TF नोट कितना हो जाएगा 273.15। अब TF फर्स्ट सॉल्यूशन का तो तुम्हें गिवन है, फर्स्ट सॉल्यूशन का देखो गिवन है, TF गिवन है 271, तो क्या लिखोगे -271 और डिवाइडेड बाय TF, और ये हो जाएगा TF नोट कितना गिवन है, ये तो वही हो जाएगा वाटर का TF नोट 273.15 और माइनस ये हमें डिटरमाइन करना है, तो इसको अब लिख लो, क्या हो जाएगा 180/342। अब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2.15 बाई 273.15 माइनस TF, और ये 180/340, ओके सॉरी 342। तो फाइनली तुम क्या लिख सकते हो, कि 273.15 माइनस TF इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 342/180, और ये इसमें 2.15 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, टोटल सॉल्व करके तुम्हारे पास आंसर इसका अराउंड समथिंग ये आएगा, कितना अराउंड 2, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आएगा 269 केल्विन, ओके। तो ये तुम्हारे पास हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा ये लेंदी था, बट अगर तुम 1 बाय 1 देखोगे तो इजी है, कैलकुलेट कर लोगे इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, डेट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो तीनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आते हैं कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस होता क्या है। तो ये तो देखो ऑस्मोसिस के बारे में फर्स्ट देखते हैं कि ये इसको तुम कैसे डिफाइन करोगे या किस तरह से समझ सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि तुम एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर रहे हो, सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है, दो कंटेनर है, ओके, एक में सॉल्वेंट है और एक में सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है हाई कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट क्या होता है लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे होता क्या है कि उसमें एक मटेरियल के द्वारा सेपरेट किया जाता है, एक मटेरियल के द्वारा सेपरेट किया जाता है, किसको, सॉल्यूशन को और सॉल्वेंट को। इधर हमारे पास सॉल्यूशन है, ओके, और इस साइड हमने इसको रखा सॉल्वेंट को रखा, ओके, और इसको एक सब्सटेंस से सेपरेट किया जाता है मटेरियल से, डेट इज कॉल्ड पोरस मटेरियल। इस पोरस मटेरियल को बोला जाता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका यूज क्या होता है उस पे भी आते हैं, तो बट इस अभी ऑस्मोसिस के बारे में देखते हैं। जब तुम एक कंटेनर में सॉल्यूशन रखते हो और एक में सॉल्वेंट बाय सेपरेटेड बाय SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसमें होता क्या है कि सॉल्वेंट पार्टिकल जो है ना, जितना भी सॉल्वेंट पार्टिकल है वो सॉल्यूशन के साइड मूव करने लगता है। डेट मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड मूव करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोसिस, ओके। और ये किसके थ्रू मूव करता है, SPM। ये बेसिकली SPM होता क्या है, एक मेम्ब्रेन होता है, इसमें स्मॉल स्मॉल पोरस होता है और इससे तुम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल इजिली मूव कर पाता है पोरस के थ्रू, बट सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं होता है, ओके। तो देख लो, आ जाओ, इसको हम लोग देखते हैं। द फ्लो ऑफ, होता क्या, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ओके। तो अब देखो ऑस्मोसिस के बाद एक न्यू वर्ड आया था SPM। तो SPM होता क्या है कि ये ऐसा एक मटेरियल है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल को ही मूव कराता है, सॉल्यूट को कभी भी मूव नहीं कराएगा। तो डेट मीन्स कि ये जो मेम्ब्रेन क्या होगा, ये ओनली सॉल्वेंट को मूव कराएगा, ए मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव, ओके। सॉल्यूट अगर सपोज इसमें कुछ प्रेजेंट भी है ना, तो इससे मूव नहीं करवाएगा, ओनली सॉल्वेंट मूव करेगा, किधर, सॉल्यूशन के साइड। तो इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे पिग ब्लेंडर है, उसके बाद परचार्टमेंट है, ओके, और एक सेलोफेन है, ये सेलोफेन्स, ये सभी क्या है बेसिकली, ये किस तरह का इसका बिहेवियर होगा, डेट इज कॉल्ड SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इससे ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल ही मूव करेगा, ओके।
अब नेक्स्ट आते हैं कि ऑस्मोसिस तो हमने समझ लिया। अब एक और वर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? सेम एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सेम एक डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे हमने एक लेयर लगाया, दिस लेयर इज कॉल्ड SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, SPM। अब इसमें क्या किया हमने कि एक साइड सॉल्यूशन को फिलअप किया, एक साइड क्या है, एक साइड सॉल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इस साइड हमने सॉल्यूशन को रखा और दूसरे साइड हमने सॉल्वेंट को रखा है, ठीक है, दूसरे साइड हमने क्या रखा, सॉल्वेंट को रखा है दूसरे साइड। अब ये SPM के थ्रू ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो तुम्हारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल है ना, ये तो मूव करेगा ही सॉल्यूशन के साइड। ये इसी प्रोसेस को तो हमने क्या देखा कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब इस फिनोमिना को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। ओके, इस ऑस्मोसिस को क्या करना है, रोक देना है कि अब इस ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन के साइड आ रहा है ना, उसको रोकना है। कैसे रोकोगे, सॉल्यूशन के साइड प्रेशर लगाओगे ना, या जाके तुम इधर खड़ा रह जाओ, रुक जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस साइड तुम्हें एक प्रेशर अप्लाई करना होगा। इधर हमने एक पिस्टन अप्लाई किया और पिस्टन के थ्रू एक प्रेशर लगा दिया, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। कितना प्रेशर लगाओगे, बस उतना ही प्रेशर लगाना है कि ये हमारे पास क्या है, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है इधर से इधर आना स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो उतना प्रेशर अप्लाई करना है। अब ये जो प्रेशर होता है ना, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाइप। तो कितना प्रेशर लगाओगे कि टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जस्ट रुक जाए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देख लो, एक्सटर्नल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये भी एक काइंड ऑफ प्रेशर ही है, इस पे भी हम लोग आते हैं। डेवलप ओवर द सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस को ओवरऑल हमें रोकना है, तुम कितना भी प्रेशर लगाओ बट ऑस्मोसिस रुकना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब देखो इस प्रेशर को मेजर कैसे करोगे, ये जो तुमने प्रेशर लगाया है ना, इस प्रेशर को तुम इजिली मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे, देखते हैं। अब एक आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे चीजें देखेंगे। तो देखना, यहाँ पे प्रेशर जो है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या कि इस सॉल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन होगा, इस सॉल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है और ये प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग पाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं CRT। दिस इज द ऑस्मोटिक pressure is equal to CRT, where what is the C? C is the concentration of solution. What is R? अच्छा, R को कभी कभी S भी बोला जाता है, S is the ideal solution constant। अब ये आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट को ही इसको क्या बोला गया, ये बाद में गैस कांस्टेंट के टर्म में इसको लिखा गया। ये एक्चुअली है क्या, आइडियल गैस कांस्टेंट, ये बेसिकली गैस कांस्टेंट है R के टर्म में। और इसका वैल्यू इन जनरल तुम कितना लोगे, 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। ओके, ये वैल्यू R का हमें लेना है। इसको तुम एक और लिख सकते हो 1/12। अगर ये डिसिमल वाले वैल्यू नहीं रखना चाहते हो ना, तो जस्ट 1/12 ले लो, यहां से भी चीजें आएगा, ठीक है। R हो गया, C हो गया। अब T, यहाँ पे T क्या होता है, टेम्परेचर। अब इस सॉल्यूशन को किस टेम्परेचर पे रखो, इन जनरल हम लोग रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। तो रूम टेम्परेचर डेट इज कॉल्ड 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे T क्या हो जाएगा, T इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस फार्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग मोलिकुलर वेट में निकाल लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फॉर्म में, ठीक है। आ जाओ, अब हमने क्या देखा, पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई यहाँ पे जो है ना, पाई क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू CRT है।
अब C को तुम क्या लिख सकते हो, C यहाँ पे हो जाएगा मोल बाय वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, मोलारिटी है ना, यहाँ पे हमने लिखाया होगा कंसंट्रेशन, यस ये कंसंट्रेशन, ये बेसिकली मोलारिटी है, दिस इज द मोलारिटी, ओके। मोलारिटी होता क्या है, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, ओके, मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बाई बी आर टी, ठीक है। अब भी तुम्हें किस में लेना है, भी हमेशा कंसिडर करो कि लीटर में आना चाहिए, भी हमेशा लीटर में आना चाहिए, ठीक है। अब पाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अब एन यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट, ये तुम्हारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो मोल किसको रिप्रेजेंट, हम लोग सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट किया था ना, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट आर टी बाय वी हो जाएगा। तो बताना यहाँ पे W2 क्या होगा, W2 क्या लिख सकते हो, W2 इज इक्वल टू पाई इंटू वी, अगर भी हमेशा किस में लेना है, लीटर में, अगर सपोज भी ml में भी है ना, तो उसको तुम किस में कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट उसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, पाई इंटू वी अपॉन क्या हो जाएगा, पाई इंटू वी इंटू M2 अपॉन आर टी, ओके। तो ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला हो गया W2, दैट इज कॉल्ड W2, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड W2, ओके। वेट ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हो। और सिमिलरली तुम वेट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, दैट इज कॉल्ड M2, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 कितना हो जाएगा बताना। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास M2 इज इक्वल टू W2 इंटू आर टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पाई V। तो यहाँ से दोनों चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर तुम्हें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो यहाँ पे पाई इंटू वी इंटू M2 डिवाइडेड बाय आर टी, और मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या करोगे, W2 इंटू आर टी डिवाइडेड बाय पाई V, ओके। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक और हमने देखा था कि वो हाइड्रोलिक प्रेशर कैसे अप्लाई करोगे, उसके थ्रू तुम प्रेशर को, ऑस्मोसिस को कैसे रोक सकते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो फर्स्ट सेम डायग्राम वही हमें देखना होगा, सेम डायग्राम। अब यहाँ पे क्या है कि एक SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। ये एक साइड तुम्हारे पास क्या है, एक साइड तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन हो गया और इधर हो जाएगा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, इधर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे देखो ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब मूव करेगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कितना इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कितना इसका हाइट अप हुआ, डेट इज कॉल्ड H, इतना हाइट इसका लेवल अप हुआ। तो डेट मीन्स ग्रेविटी के ये अपोजिट जा रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के ये क्या हो रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो अब यहाँ पे प्रेशर तुम जो अप्लाई करोगे इसको तुम क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। डेट मीन्स यहाँ पे पाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पाई क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू रो जी एच, ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब रो बेसिकली यहाँ पे क्या है, रो तुम्हारे पास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कितना डेंस ये सॉल्यूशन है। जी क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के अपोजिट हुआ था ना, तो ये तुम्हारे पास ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं। और एच क्या हो जाएगा, हाइट इंक्रीज्ड हाइट, या हाइट इंक्रीज्ड हाइट बोल सकते हो, ठीक है। एच इज द हाइट ऑफ सॉल्यूशन, या कितना हाइट से ये क्या हुआ, सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड हाइट, दैट इज कॉल्ड रो जी एच। तो बस यही टर्म एक था। अब आ जाओ इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन बेसिकली है क्या, क्वेश्चन ये है कि ए 0.25 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ए प्रोटीन इज डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर, द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज दिस गिवन है। तो मास ऑफ
द प्रोटीन, मतलब यहाँ पे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन सॉल्यूट है। तो यहाँ पे मास पूछा है, M2 पूछा है कितना होगा, और M1 W1 गिवन है, मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना, 0.25 ग्राम है। और टेम्परेचर भी गिवन है, कितना टेम्परेचर गिवन है, यस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर दो फटाफट, क्या हो जाएगा 300 कैल्विन। ओके, अब प्रेशर भी गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 0.05, यस हाँ। अब R का वैल्यू कितना लोगे, R का वैल्यू लेना होगा 0.0821 R का वैल्यू। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। अब मोलर मास ऑफ द प्रोटीन निकालना है, डेट मीन्स मोलर मास ऑफ द प्रोटीन M2 निकालना है। M2 का भी जस्ट हमने फार्मूला देखा, क्या था यहाँ पे देखो, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू RT बाय पाई V। तो M2 क्या हो जाएगा, W2 इंटू RT बाई पाई V। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे सभी चीजें पुट कर दो, पुट करने के बाद तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या गिवन है। W2 क्वेश्चन में गिवन है 0.25 इंटू R कितना हो जाएगा 0.0821 इंटू टेम्परेचर हो जाएगा 300 कैल्विन, और डिवाइडेड बाय पाई कितना है 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम होगा ना, यस 500 ml है। अब ml है यहाँ पे देखो, ml है तो इसको क्या करोगे, वॉल्यूम को, वॉल्यूम यहाँ पे 500 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। ओके, तो 50 ml है ना, 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.05, तो ये 0.05 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.05 लीटर, 0.05 लीटर, दैट इज कॉल्ड M2। अब प्रोटीन है, डेफिनेटली इसका मोलर वेट बहुत हाई आएगा। ठीक है, तो इसको अब लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, यहाँ से तुम निकाल लेना कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली तुम्हारे पास मोलर वेट आ जाएगा किसका, प्रोटीन का इन ग्राम, तो डेट मीन्स सॉल्यूट का वेट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। इसमें शायद एक होमवर्क मैं रखूंगा, होमवर्क आगे मिलेगा, तो इसमें एक नोट है। देखो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये क्या है कि हमने 4 टाइप का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास यही हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। वाई, व्हाट इज द रीजन, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये बेसिकली क्यों है इन चारों में से, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फार्मूला को अप्लाई करके तुम इजिली रूम टेम्परेचर पे इसका मोलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। सेकेंड थिंग, इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग मोलारिटी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। ओके, यहाँ पे मोलारिटी इजिली यूज कर सकते हो, क्यों, मोलारिटी कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है। मोलालिटी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि सॉल्वेंट के लिए चीज़ें अलग देखना पड़ेगा, यहाँ पे इजी है, इजिली निकाल सकते हो, और इसीलिए इस प्रॉपर्टीज को ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे नोट में क्या लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा है नोट में, देखो, the osmotic pressure method is widely used to determine the molar mass of macromolecules like protein and polymer. It advantageous as the measurements are the room temperature. Yes, room temperature पे easily measure कर सकते हैं, और using molarity not molality instead of molality, unlike other colligative properties. Yes, the osmotic pressure is significant even in dilute solution, making it ideal for the biomolecules that are unstable at high temperatures and polymers with poor solubility। तो एक ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम लोग इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में देखना, हो सकता है कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे पूछ दे। ओके, तो चलो हम लोग एक लास्ट टर्म है, एक और लास्ट टर्म है, डेट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर से हमें वही एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए सेम हमें SPM लेना होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें एक साइड तुम क्या करो, एक साइड तुम इसमें सॉल्यूशन को फिलअप करो,
और दूसरे साइड क्या करोगे, दूसरे साइड तुम इसमें क्या करोगे, सॉल्वेंट को फिलअप करो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारे पास इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल मूव होगा इधर से, बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सॉल्वेंट पार्टिकल को जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। मींस ये तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन हो गया और ये सॉल्वेंट है ना, अब ये जो है सॉल्वेंट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के साइड मूव कराओगे, अपोजिट साइड, इस डायरेक्शन में मूव कराओगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इस साइड तुम कितना प्रेशर अप्लाई करोगे, इस साइड कितना प्रेशर अप्लाई करोगे, इस साइड। अब देखो अगर तुम इस साइड पाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, पाई प्रेशर अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ ऑस्मोसिस रुकेगा। अब इससे ज्यादा तुम्हें प्रेशर अप्लाई करना होगा। ये जो तुम्हारे पास प्रेशर होगा ना, ये प्रेशर पाई से ज्यादा होना चाहिए। दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। दैट मीन्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम solution to solvent, okay, that is called reverse osmosis। देखो if the external pressure or if the external pressure greater than the osmotic pressure is applied, okay, the flow of solvent molecule can be reversed, okay, can be reversed moving from solution to pure solvent। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये मूव इस तरह। इसका बेसिकली एप्लीकेशन क्या होता है कि तुम लोग बिस्लरी तो आराम बोतल मिलता है ना 1 लीटर का, वो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू चीज़ों को किया जाता है। होता क्या है कि तुम्हारे पास समुद्र का वाटर या सॉल्टेड वाटर है, उसमें क्या होता है, वो सॉल्यूशन हो गया, उसमें हाई प्रेशर दिया जाता है। अब सेमी परमिएबल के थ्रू क्या हो जाता है, वो सॉल्वेंट पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट के तरफ जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट के तरफ जाएगा, किससे, सॉल्यूशन से। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके। तो इसी प्रोसेस को तुम क्या बोलोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका एक एसपीएम का एक एग्जांपल है एसीटेट सेलोफेन, ओके, तो वो भी माइंड में रखना। तो यही था रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो एक और टर्म है कि अगर 2 सॉल्यूशन है, इफ वी हैव 2 सॉल्यूशन, इफ वी हैव 2 सॉल्यूशन, ओके, टू सॉल्यूशन। कौन कौन सा सॉल्यूशन है, एक इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन 2। अब दोनों सॉल्यूशन का कुछ प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना प्रेशर से तुम उसको सॉल्वेंट पार्टिकल को स्टॉप करते हो, दैट इज कॉल्ड पाई 1, और इसको हमने पाई 2 कंसीडर किया। अब इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए एक रिलेशन होता है कि अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा ना, तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है ना, तो मतलब फर्स्ट जो सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक होगा, ओके। सो पाई 1 जो हो जाएगा ग्रेटर है ना, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो देन सॉल्यूशन फर्स्ट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। और सॉल्यूशन 2 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 2 इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, ठीक है। अब जस्ट इसके रिवर्स तुम करोगे। सपोज अगर तुम्हारे पास ये पाई 2 ग्रेटर देन हो गया पाई 1, तो इसको क्या बोलोगे, इफ पाई 2 ग्रेटर देन पाई 1, तो यहाँ पे अब सेकेंड जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन 2, ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, बिकॉज यहाँ पे इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, जिसका ज्यादा प्रेशर होगा वो ज्यादा हाइपर होगा। डेट मीन सॉल्यूशन 2 क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और सॉल्यूशन 1 को क्या बोलोगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस यही था सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और इससे क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं आगे हम लोग कराएंगे। तो अभी के लिए एक होमवर्क लिखो। होमवर्क यही है कि होमवर्क क्या है, देखो, at 300 Kelvin 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure this 0.498।
तो कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें ग्लूकोज डाला गया है, 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसका सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारे पास गिवन है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है एट द सेम टेम्परेचर, देन व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन, मतलब प्रेशर कम कर दिया दूसरा सॉल्यूशन का तो उसका प्रेशर क्या होगा। तो ये चीजें निकालना, कंसंट्रेशन देखना, सेकंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इजी है, थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। दो प्रेशर है, दोनों को प्रेशर को कंसीडर कर लेना, पाई 1 और पाई 2 निकाल लेना, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट, और इन दोनों को डिवाइड कर देना, कुछ चीजें कैंसिल आउट होगा और देन फाइनली C2 तुम्हारे पास निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन 2। तो हम लोग इसी पॉइंट तक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट एक और लास्ट टॉपिक इसका है, सॉल्यूशन चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक और लेक्चर इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगा और देन ये फाइनली फिनिश हो जाएगा। ओके।